नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल न्यूज बाय प्रशांत मावानी। आज 8 फरवरी 2023 है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है फतेह बिरोल। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। हम एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ऑयल ट्रेड रीशफल के बारे में बात की है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पर आप स्टेटमेंट देखिए। इंडिया विल प्रॉफिट फ्रॉम द ग्लोबल ऑयल ट्रेड रीशफल। क्या हुआ है? कौन कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हुई ग्लोबल ऑयल ट्रेड के साथ? आप सोचिए इसके बारे में। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट का पॉज लीजिए यहां पर और सोचिए कि क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपने ये काम जो है वो किया होगा। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो रशिया के साथ जुड़ी हुई है। रशिया ने जब से युद्ध स्टार्ट किया है तो हम जानते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने प्राइस कैप लगा दी, एक सैंक्शन लगा दिया रशियन ऑयल पर। ना वी नो के रशिया जो हैं वो एक टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैं। रशिया ओपेक प्लस जो है इसका भी मेंबर है। और नोर्ड स्ट्रीम के बारे में आपने सुना होगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको चीज़ें याद दिला रहा हूं। राइट, नोर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, नोर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या ये जो सीरीज चल रही हैं उनको नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं देन आई विल रिकमेंड कि आज से इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। ये सारी सीरीज जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बहुत सारे डाउट्स रहेंगे बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही ये बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा था कि भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो हमारी रिफाइनरीज हैं, राइट, हमारी कैपेसिटी कितनी है? हम दुनिया में अगर रिफाइनरीज की बात करें तो क्या हम नंबर 1 रिफाइनर हैं, नंबर 2 है, नंबर 3 है या फिर नंबर 4 हैं? कौन सा हमारा रैंक है? आप सोचिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मैंने स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी एक बात बताई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि भारत रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो हमारा ये रैंक है वर्ल्ड में। तो अब ये जो मिस्टर बिरोल साहब हैं, आईईए के चीफ, वो ये कह रहे हैं कि भारत की रिफाइनरीज जो हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। क्यों पता है? क्योंकि जो रशिया यूरोप को ऑयल भेजता है तो अब इस पर सैंक्शंस जो हैं वो इंप्लीमेंटेशन में आ गए हैं और लगभग 1 साल से वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक प्राइस कैप लगाई है। आप जानते होंगे कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, एक लंबे समय से खरीद रहा है और हमें काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में ऑयल मिल रहे हैं। $60 पर बैरल के आसपास की प्राइस में हमें ऑयल मिल रहा है। अब रिफाइनिंग में हम काफ़ी आगे हैं। तो अब यूरोप को डायरेक्टली ये रशिया के रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तो भारत क्या करेगा? क्रूड ऑयल को यहाँ पर इंपोर्ट करेगा, इनको रिफाइन करके हम यूरोप को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी रिफाइनरीज को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। बिरोल साहब ने यह भी एक वार्निंग दी है कि भारत को नेचुरल गैस पर अपनी निर्भरता जो है उसको कम करने की जरूरत है। हमारा अभी ओवर रिलायंस है, हम ज्यादातर नेचुरल गैस पर रिलायंट है। तो ये क्या है कि हम नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाता है। और उन्होंने ये कहा है कि भारत को जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कोई डोमेस्टिक सोर्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इसमें रीन्यूएबल कैपेसिटी को इंक्रीज करना, न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, कोयले से तो हम करते ही हैं लेकिन इसी के साथ साथ कार्बन कैप्चर को और ज़्यादा इंप्रूव करना। उन्होंने ये बताया कि जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है तो यूएसए और कुछ यूएसए के मित्र देशों ने रशिया से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन रशिया के लिए सबसे बड़ा जो सेटबैक है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, सबसे बड़ा हर्डल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अभी यूरोपियन यूनियन ने एम्बार्गो यानी कि सैंक्शंस जो हैं वो लगा दिए हैं और इस महीने से यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे तो रशिया डायरेक्टली ये ऑयल जो है वो इन देशों को नहीं भेज पाएगा। युद्ध से पहले आप देखिए रशिया जितना भी गैस पैदा करता है तो 75% जितना गैस जो है वो यूरोप कंज्यूम कर लेता है, यूरोपियन यूनियन। और जितना ऑयल पैदा करता है तो लगभग 50% जितना ऑयल जो है वो यूरोपियन यूनियन कंज्यूम कर लेता था।
लेकिन अब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। यूएसए एंड इट्स एलाइज प्लेस्ड प्राइस कैप ऑन रशियन क्रूड इन दिसंबर, और इसके पीछे दो रीजंस हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। नंबर वन ये है कि रशिया की एनर्जी रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए, और दूसरी चीज़ कि वो धीरे धीरे ये कर रहे हैं ताकि वो जो ट्रेड डिस्टोर्शन है वो ना आए। लेकिन अब ये लग रहा है, बिरोल साहब ये कह रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अब अचीव होने लगे हैं। रशिया के ऑयल और गैस रेवेन्यू की बात करें तो 30% जितना ड्रॉप हुआ है, $8 बिलियन का नुकसान हुआ है रशिया को। इससे पहले रशिया जो जितना ऑयल बेचता था तो 30% जितना कम ऑयल बेच रहा है। द थिंग इज कि जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसके वॉल्यूम तो उतने ही रहे हैं, लेकिन ऑयल की प्राइस कम होने की वजह से रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, और गैस जो है इसका वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हुआ है, यानी कि गैस की क्वांटिटी ड्रॉप हुई है और ऑयल जो है उसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। इसकी वजह से रशिया को नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो रिबाउंड होगी, और इस रिबाउंड की वजह से ऑयल और एलएनजी की प्राइस जो है वो बढ़ सकेगी, क्योंकि ऑयल चाइना जो है वो और ज़्यादा गैस एंड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेगा, और चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री व्हेन इट कम्स टू ऑयल इंपोर्ट्स, राइट। बिरोल साहब ने ये भी कहा है कि ये जो क्लीन एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा तौर पर चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड है। दुनिया की 75% जितनी बैटरीज चाइना में बनती हैं, 90% जितने जो सोलर पीवीज हैं वो वहाँ पर बनते हैं। विंड टर्बाइंस की बात करें तो 3/4 से भी ज़्यादा विंड टर्बाइंस, यानी कि 75% से भी ज़्यादा विंड टर्बाइंस जो है वो चाइना में बनती हैं। तो वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सेक्टर। तो ये सारे जो अलग अलग बैटरीज बनाना, पीवीज बनाना, विंड टर्बाइंस बनाना, ये सारी चीज़ें जो है इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, तो इससे भी भारत को फ़ायदा होगा। ऐप बैन के बारे में बात करें तो होम मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री ने मिलकर यह तय किया है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग करेगी, डिस्कशन होगी, और ये जो नेक्स्ट फ्यू डेज में जो डिस्कशंस होंगी उसमें यह तय किया जाएगा कि ये जो 94 ऑनलाइन लेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको जो ब्लॉक किया गया है, तो अब इसके बाद कौन से स्टेप्स उठाए जाएंगे। फिनटेक और लेंडिंग फर्म्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग की और कहा कि आप बताइए एग्जैक्टली कि क्यों आपने ब्लॉक किया है, कौन कौन से रीजंस हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ वी नो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने एक लिस्ट तैयार किया है। ये लिस्ट जो है एक डिजिटल लैंडिंग एप्स का लिस्ट तैयार किया, और ये लिस्ट जो है वो मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दिया गया, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि गूगल हैं, एप्पल है एक्सेट्रा, तो इनको कहा कि आप अपने ऐप स्टोर से ये सारे ऐप्स जो हैं उनको हटा दीजिए। सितंबर की बात है, सितंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वाइट लिस्ट तैयार किया। ये वाइट लिस्ट ऐसा है, उन सारे ऐप्स का नाम है जो लीगल ऐप्स हैं, राइट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड ऐप्स हैं। तो ये सारा ऐप का लिस्ट, ये सारे ऐप्स का लिस्ट जो है वो मेटी को दिया, और फिर मेटी ने बाकी के जो ऐप्स थे उन सारे के सारे ऐप्स को डिलीट करने के ऑर्डर्स जो हैं वो दे दिए हैं। FSSAI की बात करें, FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी एक नया प्रपोजल इवेल्युएट कर रही है, इसको कहते हैं फ्रंट ऑफ द पैक न्यूट्रिशनल लेबलिंग, राइट। नाम से ही पता चल जाता है कि न्यूट्रिशन के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो किसी भी खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसके पैकेट के फ्रंट साइड पर होगी। और यहाँ पर ये चीज़ FSSAI इसलिए करना चाहती है, जिसको फसाई भी कहते हैं। तो फसाई जो है वो कंज्यूमर्स को और ज़्यादा अलर्ट करना चाहती हैं हाई फैट, शुगर और सॉल्टी फूड्स को लेकर। फसाई ये चाहती हैं कि ये अनहेल्थी फूड्स जो हैं इनका कंजम्पशन कम हो। अब ये रूल्स जो हैं वो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए काफ़ी भारी हो सकते हैं, स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा, राइट, जो भी ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं खाने पीने की, तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रंट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लास्ट सितंबर फसाई ने ये FOPNL यानी कि फ्रंट ऑफ द पैक न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो है वो पैकेज फूड कंपनीज के लिए अनाउंस किया था, और इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले, जिसको पंजाबी में पंज तारा कहते हैं, राइट, 5 स्टार रेटिंग, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं इसको इंट्रोड्यूस किया था कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं तो इसमें FOPNL की डिटेल्स जो है वो फ्रंट में दीजिए, ताकि कस्टमर जो है वो राइट डिसीजन ले सके। अब देखते हैं क्या इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर ऑनलाइन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे। तो बेसिकली जो
ब्रांडिंग है वो कम होगी और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगी। क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज, इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। इंडिया एनर्जी वीक के दौरान जो सुल्तान अल जबैर हैं, ये यूएई के मिनिस्टर हैं और यूएई जो है ये कॉप 28 का प्रेसिडेंट है। कॉप 28, आपके लिए एक प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो है इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी? बताइए वो शहर और देश का नाम कमेंट सेक्शन में। तो कॉप 28 का प्रेसिडेंट यूएई और यूएई के मिनिस्टर सुल्तान अल जबैर जो हैं उन्होंने ये कहा कि डेवलप्ड देशों ने जो एक शपथ ली थी कि वो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, $100 बिलियन हर साल वो प्रोवाइड करेंगे, तो ये शपथ जो है उनको फुलफिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनमें बड़े बड़े बदलाव की ज़रूरत है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। We need to get more concessional finance to vulnerable communities around the world to lower risks, attract more private finances and turn billions into trillions. उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने ग्लोबल एमिशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है और अब हमें अगर क्लीन एनर्जी सिस्टम क्रिएट करनी है तो इसके लिए हमें कार्बन को कैप्चर करना पड़ेगा और इसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है ये डेवलप देश को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो रिच कंट्रीज ने प्रोमिसेस की थी तो ये प्रोमिसेस वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो हिचकिचा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप या फिर एक पॉइंट बताया है कि एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो जल्दबाजी में नहीं होगा। वी कैन नॉट अनप्लग द करंट एनर्जी सिस्टम बिफोर वी हैव बिल्ड द न्यू वन। तो जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात आए दोस्तों तो इसका की पॉइंट ये है स्मॉल स्टेप्स, राइट, या फिर आप कह सकते हैं वन स्टेप एट ए टाइम। एक एक स्टेप धीरे धीरे उठाना है। जो नई सिस्टम एक बार रोबस्ट बन जाए उसके बाद ये जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम है उसको हटाया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको मिनिमाइज करने की शुरुआत कर सकते हैं। लीस्ट कार्बन इंटेंसिव बैरल्स पर फोकस करें और धीरे धीरे करके हमारी इंटेंसिटी जो है उसको रिड्यूस करते जाएं। डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स जो हैं उस पर हमें और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पर पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन डीकार्बनाइजेशन पर उतने ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो नहीं डाल रहे हैं। तो हमें बैटरी स्टोरेज में एक ब्रेक थ्रू यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है। वी मस्ट इन्वेस्ट हेविली इन कार्बन कैप्चर, न्यूक्लियर पावर एंड हाइड्रोजन वैल्यू चेन। ये कुछ बातें उन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो डीकार्बोनाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, जो पैसे हैं वो 5% से भी कम दिए जा रहे हैं। जो हम रिन्यूएबल में खर्च कर रहे हैं उसके 5% से भी कम हम डीकार्बोनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये चेंज करनी पड़ेगी वरना हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू 5G दोस्तों, 5G मार्केट के बारे में एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 2028 तक हमारे देश में 690 मिलियन 5G यूजर्स होंगे। नॉर्थ ईस्ट एशिया जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये सारे देश आ गए, ताइवान भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 2028 तक यहाँ पर ये जो भारत है वो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 5G मार्केट। नॉर्थ ईस्ट एशिया जो है इसमें 1710 मिलियन 5G यूजर्स हैं और इसमें 1400 मिलियन यूजर्स जो है वो चाइना के होंगे बाय 2028, राइट। और 5G के पेनिट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। 2028 के आंकड़े भारत के बारे में यह कहते हैं कि 1290 मिलियन लोग यानी कि 1.2 बिलियन लोग जो हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे। इसमें से स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग 1.2 बिलियन होंगे या फिर 1210 मिलियन होंगे और 5G वाले 690। डेटा टैरिफ पर स्मार्टफोन जो है ये 54 GB पर मंथ हो जाएगा और मोबाइल डेटा ट्रैफिक जो है वो 53 एक्साबाइट पर मंथ जो है वो हो जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम जो है इसके ऑक्शन 2020 में हुए हैं हमारे देश में। रिलायंस, जियो और भारती ने इसको खरीदा और अपना 5G सर्विस जो है वो अक्टूबर 2022 में रोल आउट की। आज हमारे देश के 300 जितने टाउन्स और बड़े शहरों में 5G आ चुका है और 5G अपग्रेड की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा खर्च जो है वो भी
कंज्यूमर्स को नहीं उठाना पड़ रहा है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।